नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सवाल फिर से एक बार उठ खड़ा हुआ है कि क्या हमारे देश में संवैधानिक संस्थाएं किसी तरह के दबाव में काम कर रही हैं? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल नए नहीं हैं, लेकिन अब एक चिट्ठी के सामने आने के बाद ये सवाल और ज्यादा गहरा गए हैं। देश के 66 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग अपने रवैये की वजह से विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है। चिट्ठी में ऐसे कई प्रकरणों को इंगित किया गया है, उनकी ओर इशारा किया गया है जहां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने चिंता जाहिर की है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जो शिकायतें चुनाव आयोग से की गईं, उन पर कार्रवाई का महज दिखावा किया गया, गंभीरता से कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूर्व अधिकारियों ने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने की अपील कर दी थी। साथ ही जिक्र यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस भाषण का भी है जिसमें उन्होंने देश की सेना को मोदी की सेना करार दिया था। सवाल नमो टीवी का है तो पीएम मोदी पर बनी बायोपिक और वेब सीरीज का भी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जब कांग्रेस की न्याय योजना की आलोचना की थी तो वो भी आचार संहिता के उल्लंघन की इज्जत में आ गए थे। आरोप है कि इन सभी मामलों में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ। क्या है इस चिट्ठी के मायने और क्यों चुनाव आयोग से खफा है देश के पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, समझने की कोशिश करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये तमाम मामले हम आपको दिखा रहे हैं। इन तमाम मौकों पर, ये 8 मौके हैं, इन 8 मौकों पर ये लगा और ये आरोप लगाया गया कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, उसके बावजूद कार्रवाई का महज दिखावा किया गया है। और इन्हीं प्रकरणों का जिक्र इस चिट्ठी में किया है 66 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने। ऑपरेशन शक्ति आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करने के लिए आए और ऑपरेशन शक्ति के जरिए देश को इंफॉर्मेशन दिया। ऑपरेशन शक्ति से जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसका आरोप सत्ता पक्ष पर लगा। हिंदू आतंकवाद इस शब्द का प्रयोग किया गया एक रैली में और उसको लेकर के विपक्षियों पर निशाना साधने की कोशिश की गई, वो भी आपको याद होगा। ये भाषण भी इस जद में आता है। इसके साथ ही मोदी की सेना, ये कहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिसका जिक्र बार बार हुआ और जाहिर है कि इस पर नोटिस भी भेजा गया बीजेपी को और पूछा गया कि आखिर इस तरह के भाषा का इस्तेमाल क्यों हुआ। इसके साथ ही कल्याण सिंह को भी समन भेजा गया। आपको मालूम है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार पीएम बनाने की अपील कर दी थी। राज्यपाल के पद पर रहते हुए इस तरह की अपील जो है वो ठीक नहीं है। नमो टीवी, इसका जिक्र आप बार बार सुन रहे होंगे। नमो टीवी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर कैसे आचार संहिता अगर लागू है तो इस तरह का जो चैनल है वो चल सकता है, हालांकि ये अभी भी चल रहा है। वेब सीरीज एक बाकायदा बना दी गई है जो इरोस पर रिलीज की जाने वाली है और ये मोदी जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन नाम से रहेगी। इसकी भी खूब चर्चा है। इसके साथ ही बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी की है जो कि 5 अप्रैल को रिलीज हुई है। इसको लेकर के भी चर्चाएं हैं कि आखिर क्यों एक पार्टी को, एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही तबादले, कोलकाता कमिश्नर के तबादले पर भी सवाल पैदा हुए और सवाल यही पैदा हुए कि आखिर चुनाव आयोग जो है वो कार्रवाई का सिर्फ दिखावा क्यों कर रहा है। और ये चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि मामला एक नहीं है, कई मामले हैं। 8 मामले हमने आपको दिखाए हैं और इन सभी का जिक्र अगर इस चिट्ठी में किया गया है और पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों चुनाव आयोग सख्त नहीं है आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर, तो सवाल गंभीर हैं। और एक ऐसे वक्त में जब संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के ये आरोप बार बार लग रहे हैं कि प्रेशर में काम कर रही हैं ये संस्थाएं। सुधाकर कुशवाहा बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज यादव समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ देर में। एसपी सिंह पूर्व आईएएस हैं, आपका भी बहुत स्वागत है।
सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व डीजी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में सुधाकर कुशवाहा जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि चिट्ठी में बहुत कुछ लिख दिया गया है और उन तमाम मामलों को हमने जनता के सामने रखा भी है, दर्शकों के सामने रखा भी है, लेकिन ये चिट्ठी अपने आप में गंभीर है। अपने आप में ये दिखाती है कि बार बार एक के बाद एक तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लग रहे हैं और जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह के प्रकरण हमने गिनवाए, क्यों इतना दबाव आप लोग बना रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, विश्वसनीयता के संकट में है चुनाव आयोग, ये कहना है इस चिट्ठी में 66 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का। देखिए सुब्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का जब वह जन्म हुआ था तो इसी आधार पे हुआ था कि नैतिकता की राजनीति करेंगे और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का हमेशा पूरा ध्यान रखती है, उसमें कहीं से कोई दबाव किसी संस्था के ऊपर नहीं रहता है। सारी संवैधानिक संस्थाएं अपने अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं, उन पर कोई दबाव नहीं है, ये मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ। जहाँ तक बात हो रही है कि 66 नौकरशाहों ने, जो पूर्व नौकरशाह हैं, उन्होंने कोई पत्र लिखा है राष्ट्रपति के नाम कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, तो इस तरह की कवायदे जो है समय समय पे कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं उनके चाहने के हिसाब से अगर कोई संवैधानिक संस्था काम नहीं करती है तो इस तरह का वो स्टेप लेते हैं और कहीं न कहीं वो मीडिया में आने के लिए इस तरह का काम करते हैं ताकि जो है वो कहीं न कहीं जो है अपनी दुकान चला सके। बात का था कि आपने ये कहा कि दुकान चलाने के लिए 2014 से 19 के बीच में कई ऐसे मामले आए थे, जैसे असहिष्णुता का मामला उठा था। मतलब पूरे देश में जो है अगर कहीं पे किसी सो कॉल्ड जो है माइनॉरिटी की हत्या हो जाती थी तो ये लोग, इस तरह की गैंग के लोग जो है कैसे राग अलापते थे, रोना रोते थे। लेकिन वहीं अगर हमारी देश की सेना की शहादत हो जाती है तो इन लोगों का कहीं अता पता नहीं रहता है। और अगर योगी जी मोदी की सेना कह रहे हैं तो वो ठीक है, अवार्ड वापसी करते हैं, अवार्ड वापसी अगर इसी तरह है। योगी जी मोदी की सेना कह रहे हैं वो तो ठीक कह रहे हैं। नहीं, देखिए एक उसका भी जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। टेंशन होता है अगर आप कहीं अपनी सेना नीति आयोग के उपाध्यक्ष अगर कांग्रेस की योजना को कोस रहे हैं तो ये ठीक कर रहे हैं। मोदी जी देश को लीड कर रहे हैं। एक राज्य के राज्यपाल अगर नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं तो क्या वो ठीक कर रहे हैं? मोदी की सेना है तो इसमें कहीं कोई, और योगी जी ने उसका जवाब देने के लिए भी कहा है चुनाव आयोग जवाब। ये बहुत आसान रास्ता है, मैं आपसे कह रही हूँ सुधाकर जी कि ये बहुत आसान रास्ता है कि जो भी आप पर सवाल उठाए, जो भी सिस्टम पर सवाल उठाए, उसको ये कह दीजिए कि किसी गैंग का हिस्सा है और ये दुकान चलाने के लिए कह रहे हैं। ये जो शब्द का इस्तेमाल आपने किया है उस पर रिएक्शन में चाहूंगी ब्रजेंद्र जी आपका, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभा जी, जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू होने के एक दिन पहले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ था। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति से मैं शुरुआत करना चाहता हूं जो उन्होंने पढ़ा था दिल्ली में। समर शेष है नहीं पाप का भागी होगा केवल ब्याग, जो तटस्थ हो समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये चुनाव केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हर बार चुनाव होता है, ये भी चुनाव हो रहा है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो चुन चुन करके हिंदुस्तान के जितने संवैधानिक संस्थान हैं उनको नष्ट कर देना चाहती है। और ये इसीलिए पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजों को, जिसमें एक अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आकर के न्याय मांगना पड़ा। जो दुनिया को न्याय देता मतलब न्याय का मंदिर था जिसे लोग अपेक्षा करते थे कि यहां अंतिम न्याय मिलेगा, वो भी न्याय मांगने के लिए सड़क पर आकर खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। और सीबीआई ईडी का तो जो हो रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन मुझे भरोसा है हिंदुस्तान के 125 करोड़ मुल्क पर। मैं एक दो घटना जिक्र करना चाहता हूं। मुझे कल्याण सिंह से अपेक्षा नहीं है, मुझे हमारे मुख्यमंत्री से भी अपेक्षा नहीं है कि वो स्तरहीन और मर्यादाहीन बात करेंगे, जिसका नेता अगुआ प्रधानमंत्री ही जब अनाप शनाप बोल रहा है तो आदित्यनाथ जी कौन सा वेद वाक्य बोलेंगे, उस पर हमें कुछ नहीं बोलना है। हमारे ही हिंदुस्तान का इतिहास है, गुलशेर अहमद खान साहब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होते थे। दुबे जी बैठे हैं और शायद पंडित जी भी जानते होंगे, रिटायर्ड IPS है, कि वो मध्य प्रदेश में आए थे छुट्टी और अपने लड़के के लिए अपने घर पर बाइट दिया और कहा कि हमारे लड़के को तुरंत विदिन मिनट
इंदिरा जी का फोन आया कि आप वहीं इस्तीफा भेज दीजिए अपना। कुछ मर्यादा की रेखा हमें खींच कर रखना चाहिए, इसलिए चुनाव आए हैं, चले जाएंगे, तो मर्यादा फर्क की नहीं रेखा, पड़ेगा। लेकिन मर्यादा की रेखा ब्रजेंद्र जी आप लोग भी कहां रख पाए? आप लोगों ने जो थीम सॉन्ग तो हम पर भी सवाल हुए होंगे अगर जब हमने नहीं रखा होगा। सुन लीजिए, लेकिन जो आज चीजें आपने दिखाई, जो थीम सॉन्ग आप लोगों ने रिलीज करने की कोशिश की, उसकी भी लाइनों पर आपत्ति दर्ज करानी पड़ी चुनाव आयोग को, क्योंकि उसमें आप लोगों ने तंज कसा था पीएम नरेंद्र मोदी पर। अरे भाई, भाषा में तंज कसा था, हमने तो मोदी जी पर तंज कसा। मोदी जी तो पूरे देश की व्यवस्था पर तंज कस रहे हैं। आज उन्होंने बोला कि नेहरू जी को अगर बुद्धि होती या कांग्रेस को बुद्धि होती तो पाकिस्तान ही नहीं बनता। मतलब जैसे पाकिस्तान कोई एक आदमी बना रहा था और कोई एक आदमी की वजह से पाकिस्तान या भारत आजाद हो रहा था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या क्या कहेंगे और क्या क्या रोकेंगे, मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना है। हिंदुस्तान की जनता को मैं नमन करता हूं। बस 23 तारीख का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। निश्चित मानिए, मैं 88 से अब तक के सारे चुनाव देखता जा रहा हूं। दुनिया की कोई ताकत कितनी भी नीचता भारतीय जनता पार्टी कर ले, सारी मर्यादाहीन आचरण कर ले, हिंदुस्तान की महान जनता इन्हें उखाड़ कर फेंकने जा रही है, क्योंकि जनता अब न्याय के साथ खड़े होने जा रही है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, उन्होंने भी ये बात कही है कि हमने बहुत सारे चुनाव पहले देखे हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। जाहिर है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने, लेकिन ये हालात जो आज हैं, इनका कहना है कि वो पहले नहीं बने थे। और इसी पर मैं एसपी सिंह साहब का रिएक्शन लेना चाहती हूँ। पूर्व आईएएस हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कई नौकरशाह हैं इसमें, कुल 66 हैं। उनमें से कुछ के नाम पहले मैं गिनवा दूं। पूर्व सचिव शिवशंकर मेनन हैं, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग हैं, पंजाब के पूर्व डीजीपी जूलियो रिबेरो हैं, प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार, ट्राई के पूर्व चेयरमैन राजीव खुल्लर। अब जाहिर है कि इन्होंने अपने वक्त में अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं, लेकिन अगर आज बीजेपी के प्रवक्ता से यह पूछा गया कि आखिर क्यों ये चिट्ठी सामने आई, आखिर क्यों विश्वसनीयता पर यह प्रश्न चिन्ह लगा, अगर वो ये कहते हैं कि कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए ये कर रहे हैं या फिर कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए कह रहे हैं, तो सर इसे आप कैसे देखते हैं एसपी सिंह जी? देखिए, पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संविधान के उन संवैधानिक संस्थाओं पर कभी भी कोई उथला छोटा आरोप वैसे ही नहीं लगा देना चाहिए, उससे प्रमाण होना चाहिए उसका कुछ। लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं को ऐसा आचरण भी करना पड़ेगा कि वो दिखाई दे कि वो तटस्थ हैं। आपको याद होगा, मैंने टीएन सेशन का ओएसडी के रूप में काम किया है। जो टीएन सेशन का जमाना था, जो इकबाल इलेक्शन कमीशन का उस वक्त था, और आज की पोजीशन देखे तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन बौना दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन ये जो नौकर साहब ने लिखी है चिट्ठी, देखिए हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है लोकतंत्र में। उस व्यक्ति में जो चूंकि नौकरशाह हैं, पुराना अनुभव है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो सत्ताधारी दल हैं सबके साथ काम किया, इन्होंने कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन किया है। बहुत सारे तो ऐसे लोग इसमें हैं जिन्होंने वर्तमान सरकार के अधीन भी काम किया है और बड़े प्रिय रहे हैं वर्तमान सत्ताधीश सरकारों के। इसलिए यह कह के नकार देना कि ये चूंकि टीवी पे आना चाहते हैं, कोई 30 साल 34 साल 35 साल की नौकरी करके ये शौक नहीं उसको चरमरा है कि वो टीवी पे आना चाहता है या कोई महत्वाकांक्षा उसकी हो गई है। ये छोटी बात है, अगर कोई ऐसी बात कहता है तो मैं कहता हूं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और किसको लेना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस पे रिपोर्ट ले ले, परीक्षण करा ले, उसको लगता है कि इनके आरोप गलत हैं, इन्होंने जो बात कही है गलत है, तो उनको निक्षेपित कर दे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं यहां पे, इलेक्शन कमीशन के पास जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत जो आचार संहिता के उल्लंघन का पनिशमेंट जो दिया जा सकता है, वो अधिकार उसके पास नहीं है, क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत आचार संहिता को सम्मिलित नहीं किया गया है। आचार संहिता किसने बनाई है? सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर बनाई है, ये सबकी मीटिंग के बाद बनी है, ये सबका मत है इसमें। और आपको याद हो 1979 के अंदर एक स्पेशल क्लॉज इसमें जोड़ा गया है कि ये मुख्य रूप से सत्ताधारी दलों के लिए जोड़ा गया है कि सत्ताधारी दलों को सबसे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनके अधीन जो सत्ता है उसी के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं। बहुत लाइकलीहुड है कि वो प्रभावित करें चुनाव को, या ब्यूरोक्रेट्स उनके अंदर काम कर रहे हैं वो दबाव में काम करें, इसलिए इसमें स्पेशल क्लॉज डाला गया है। मेरा कहने का मतलब यह है, लबोलाब यह है
कि इन ब्यूरोक्रेट्स ने जो भी कुछ कहा है, हल्का कहा है, झूठा कहा है, विरोध किया है, इसको चुनाव आयोग परीक्षण कर ले। उन्होंने लिखा है उसमें उनकी बात जो गलत हो उनको अलग निकाल दे। भाई दो बातें तो गलत नहीं हो सकती हैं। नंबर एक तो इलेक्शन कमीशन ने दो चीजों को जांच कराया। एक तो एक गवर्नर है, उन्होंने कहा किसी का पक्ष लिया। दूसरा उन्होंने जो क्या कहते हैं जो राजस्थान के गवर्नर साहब हैं उनका स्पेशल रेफरेंस दिया उन्होंने कि उसका परीक्षण कराया गया। उसके अलावा उन्होंने परीक्षण कराया गया कि भी मोदी की सेना जो शब्द इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री जी ने, दोनों का परीक्षण करा के दोषी पाया गया, इंडाइटमेंट किया गया और सरकारों को कार्रवाई करनी है, रिकमेंडेशन सरकार को भेज दी। अब सत्ताधारी दल का दायित्व है कि वो किस तरह से संवैधानिक संस्था के का जो गरिमा है उसको बचाए, उसको कैसे रखे, ये उनके ऊपर दायित्व है। ये बहुत मेरे कहने का मतलब ये नहीं किसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो भी शिकायत है उनको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हर व्यक्ति का नागरिक का हक है बहुत सारे अपनी बात एग्जांपल्स कहने हैं का, जिसका जिक्र भी किया गया है और जो पहले से है। पब्लिक डोमेन में है। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि चुनाव आयोग के जो अधिकार हैं वो सीमित हैं। वो भले ही किसी को दोषी करार दे सकता है लेकिन उसे सजा नहीं दे सकता है। कल्याण सिंह का मामला हो या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार साहब का मामला हो, इन दोनों मामलों में चूंकि कल्याण सिंह जी ने नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने की अपील कर दी राज्यपाल के पद पर रहते हुए, और राजीव कुमार साहब ने उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए कांग्रेस की न्याय योजना पर उंगली उठा दी, उसकी आलोचना कर दी। दोनों का ही मामला चुनाव आयोग में जाता है और अगर वो दोषी पाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आगे से ऐसी टिप्पणी ना करें, बस यही कह के छोड़ दिया जाता है। क्या ये दायित्व आपको लगता है कि सत्ता पक्ष का बनता है कि कार्रवाई वो करे? नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, योगी की सेना, उस पे भी इंडाइट किया उन्होंने, उस पे परामर्श दिया है कि आप इस तरह की बात आगे ना करें। इसका मतलब दोषी तो माना उन्होंने। एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि सरकार को इंटरवीन करके इसमें फिर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकार जो है वो सीमित हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 1979 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो क्लॉज जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया है कि सत्ताधारी दल का दायित्व और गुरुतर हो जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो संवैधानिक संस्था की रक्षा करें, उसकी मर्यादा रखें, उसका जनता में इकबाल खराब ना हो, जनता में विश्वसनीयता बनी रहे, ताकि कोई चीज, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया कि 5% वीवीपैट की पर्चियों को फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। बहुत अच्छा आदेश है, विश्वसनीयता बढ़ेगी इसमें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बढ़ेगी इसमें। ये सारा काम कोर्ट भी कर रहा है, सरकार को भी करना चाहिए। सत्ताधारी दलों का जो दायित्व है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अन्य दलों विपक्षियों से ज्यादा बताया गया है। सत्ताधारी दल का दायित्व और ज्यादा है और चुनाव आयोग के अधिकार चूंकि सीमित हैं और जो सवाल इस चिट्ठी में खड़े हुए हैं वो चुनाव आयोग पर तो हैं ही, लेकिन सीधे सीधे ये सवाल सत्ताधारी पार्टी पर हैं, सरकार पर हैं। आप क्या सोचते हैं सर? सूर्य कुमार शुक्ला जी। मैं एसपी सिंह साहब को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि हम सबको स्मरण है कि जब सेशन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने चुनाव को और व्यवस्था को और बेहतर करने में इतना ऐतिहासिक योगदान दिया था कि ये कभी नहीं लगा कि चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है, और उन्होंने उसी कायदा कानून, उसी की समीक्षा करके ऐसे ऐसे तरीके निकाले थे। आपको याद होगा कि एक क्षेत्र में उन्हें ज्यादा समस्या लगी, उन्होंने वहां का चुनाव ही कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने धारा 144 सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए सभी जिलाधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनको आदेश कर दिया कि ये चीजें आप 144 में आदेश कर दीजिए। अब चूंकि उस समय मशीनरी इलेक्शन कमीशन के अंडर में होती है तो सारे जिलाधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उन्होंने वो आदेश पारित कर दिए कि ये काम जनहित में नहीं किए जाएंगे। तो अगर चुनाव आयोग और दृढ़ता से काम करेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव व्यवस्था को पूरी निष्पक्षता से, पूरी पारदर्शिता से लागू किया जा सकता है। बल्कि मैं तो इसके कारण की भी समीक्षा किया, क्यों ऐसा होता है कि देखिए जो भी राज्यपाल तैनात होते हैं और जो भी इस प्रकार के अन्य कई संवैधानिक पद हैं अपने देश में जहां पर पूर्व राजनीतिक लोगों की नियुक्तियां होती हैं,
तो जिन लोगों ने जिंदगी भर किसी एक राजनीतिक पार्टी का काम किया है, एकाएक वो परिवर्तित उनका मन नहीं हो जाता। हो सकता है कि अपनी संवैधानिक मर्यादा के कारण वो थोड़ा संयम बरतें, लेकिन कारण इसका मुख्य जड़ में रहता है कि जिन्होंने जिंदगी भर एक दल विशेष का प्रचार कार्य किया, उसके लिए काम किया, उसमें कोई बुराई भी नहीं, अच्छा ही है। लेकिन कई लोग ये कहते भी हैं कि जब तक हम अपने इन महत्वपूर्ण पदों को अगर हम सचमुच निष्पक्षता रखना चाहते हैं तो उनमें हमें ऐसे लोग तैनात करने चाहिए जो लोग किसी एक राजनीतिक दल से जिंदगी भर संबद्ध न रहे हों। इस पर भी बड़ा मौलिक प्रश्न है जिस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या हमें राजनीतिक पार्टी के ही व्यक्तियों को गवर्नर बनाया जाना उचित होगा जो निष्पक्षता से काम कर सकेंगे? क्या उस दल का पक्ष नहीं लेंगे जिसके लिए जिंदगी भर उन्होंने काम किया? एक दूसरी बात इससे भी महत्वपूर्ण जो है कि आपने देखा होगा कि आखिर ये चुनाव किस लिए होते हैं? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। लोकतंत्र हमारा किस लिए है? कि देश की एकता, अखंडता, इसकी शांति व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे। अगर लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या किसी तरह की क्षेत्रीयता के नाम पर अगर अपील करेंगे, कभी कभी डायरेक्ट कर देते हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट कर देते हैं, और वो चूंकि बहुत दिनों से वो काम कर रहे हैं, बोलते रहते हैं, तो वो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है और कभी कभी इंटेंशनल भी हो जाता है। तो उसको जब तक रोका नहीं जाएगा, आखिर ये सारे मकसद है कि देश का लोकतंत्र रोका जाना चाहिए। आपने एक मौलिक सवाल खड़ा किया है, हालांकि वो एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके लिए पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो एक खास राजनीतिक पार्टी से कोई शख्स अगर संबंध रखता है तो उसका इस तरह के पदों पर नियुक्त होना अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसके जो निजी विचार हैं वो उसमें कभी ना कभी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये एक अलग बहस है, एक अलग बहस है। आज की बहस यह है कि ऐसे हालातों में आज जो सिस्टम बनाया गया है, चुनाव आयोग के पास जो शक्तियां हैं, सरकार का जो दायित्व है, क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर पा रहा है? क्योंकि ये कहा गया है चिट्ठी में कि विश्वसनीयता के संकट से आज जूझ रहा है चुनाव आयोग। अपने आप में ये कितना गंभीर है? सुरेंद्र दुबे जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये कितना गंभीर है कि 66 ब्यूरोक्रेट्स इस देश के जो अहम पदों पर रह चुके हैं, अलग अलग पदों पर रह चुके हैं, आज वो कह रहे हैं कि देखिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संकट है और आचार संहिता का पालन करवाने में नाकाम साबित हो रही है संस्था। देखिए, जो ये ब्यूरोक्रेट्स ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, सामान्यतः ब्यूरोक्रेट का नेचर ये होता है कि वो पब्लिक डोमेन में जाकर के कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। इनमें तो हम लोग ऐसे जो चुनाव सिस्टम के पार्ट भी रहे होंगे, खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब पीएम सेशन पहली बार बने तो उसके पहले तक चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था थी, लेकिन चुनाव आयोग को कोई सीरियसली नहीं लेता था। और एक नियम ये बना हुआ था कि जो मान लो कर लोगे, चुनाव आयोग चिट्ठी लिख देगा, वार्निंग कर देगा। लेकिन सेशन ने दिखाया कि देखो, इसी कानून के तहत उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कानून बहुत सक्षम है, जो अफसर बैठा है उसकी काबिलियत पर सारी बात आती है। उसके बाद देखिए, लगातार फिर उसके बाद परिवर्तन हुआ इस देश में, और जो भी चुनाव आयुक्त आए नए, उनको लगा कि नहीं यार, ये हमें जब इतना अधिकार है, हम कर सकते, सेशन ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब आप देखिए, 2-3 बातों का इन्होंने जैसे जिक्र किया, राज्यपाल वाली। कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अब राज्यपाल हैं। ये बच्चे नहीं जिनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया है, और अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया है तो फिर सरकार, सत्ता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम आगे राज्यपाल बनाए कि ना। ऐसे स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, अब वो इस देश के लिए नीतियां बनाएंगे। वो चुनाव आयोग की क्या नीति है इसका पालन, ये एक सामान्य व्यक्ति को मालूम है कि भाई अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने न्याय योजना की बात की है तो आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, अभी आप सत्ता में, जब सत्ता में जो आ जाएगा वो बताएगा। और आप देखिए, मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो यही राजीव कुमार बताने भी चले जाएंगे कि नहीं नहीं सर, ये ऐसे हो सकता है। मैं भी उस ब्यूरोक्रेट्स को लगातार देखता रहा हूं वर्षों से, तो मुझे इसका अनुभव है। दूसरी बात ये हुई, आज में एक घटना हुआ। मैं आज सुन रहा था कर्नाटक का एक भाषण, जहां प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम वोटर से कह रहे थे कि आप लोग पुलवामा के शहीदों के नाम पर
हमें वोट दीजिए और ये समझिए कि आप मुझे वोट दे रहे हैं। जबकि इस पर चुनाव आयोग ने पहले दिन कहा था कि पुलवामा, सैनिक, इनकी आड़ में आप कोई चुनाव प्रक्रिया नहीं जारी रखें। इसका मतलब कि सत्ता पक्ष की एक जिद है। एयर स्ट्राइक की जिन सैनिकों ने उनका नाम लेकर के पहला वोट दिया, और वो उसी से रिलेटेड हो गया ना। आप कोई अलग कंपार्टमेंट थोड़ी बनाएंगे। तो इससे मुझे लगता है कि सत्ता ने एक तरीका निकाल लिया कि भाई फ्लाउट करते रहो, और चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है भाई तुम फ्लाउट करोगे, हमें तुमको ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहला ऐसे हुआ है, पहले ऐसा हुआ है कि इसी चुनाव आयोग ने इन्हीं अधिकारों के साथ कार्रवाइयां की हैं और एक सख्त संदेश दिया है कि आज भी ये हो सकता है। ये सवाल है मनोज यादव जी, मैं आपसे एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं। जी जी जी। आज दिक्कत क्या है कि सारा जो ये तो छाट लोग जो बोल रहे हैं, इनको बहुत लोगों से फीडबैक भी मिला होगा, घर परिवार होगा, लोग होंगे मिलने वाले, ऐसे ये लोग नहीं आ गए। अब इनके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये दुकान चला रहे हैं, इनका गैंग है। ये तो मुझे लग रहा कि 1-2 दिन में हो सकता है इन सबको राजद्रोही भी डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। और देखिए ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये 66 पूर्व नौकरशाहों ने तो चिट्ठी लिखी ही है। इस चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि जो वीवीपैट मशीन से जो पर्चे निकलते हैं उनका जो मिलान करने की बात है, उसमें भी चुनाव आयोग बहुत सक्रिय नहीं लग रहा है या फिर गंभीर नहीं लग रहा है। और देखिए, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 21 दलों ने जनहित याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, यह आदेश दिया चुनाव आयोग को कि देखिए, एक बूथ पर नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र में 3 बूथों पर आपको यह मिलान करवाना पड़ेगा। अगर यह फैसला चुनाव आयोग खुद नहीं ले पा रहा है तो क्या ये वाकई, हाँ, 5 जो बूथ हैं वहां पर मिलान करना पड़ेगा, पहले एक पर करना था। तो अगर यह फैसला खुद नहीं लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है, तो क्या सवाल इससे खड़े होते हैं। लेकिन मनोज यादव जी, आप जब नहीं थे इस वक्त डिबेट में, आप थोड़ा सा देर से आए हैं, ज्वाइन किया है हमें, बीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा है कि जो लोग आज ये चिट्ठी लिख रहे हैं वो दरअसल पब्लिसिटी के लिए लिख रहे हैं, दुकान चलाने के लिए लिख रहे हैं। आप बताइए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की मानसिकता में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो उसी निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं जिस निचले स्तर तक इस देश का ना तो कभी कोई लोकतांत्रिक जो सरकारी संस्था थी वो कभी पहुंची थी, और ना ही कभी कोई इस तरह का राजनीतिक, मैं कह रहा हूं इसको बहुत खुले मन से कह रहा हूं, कोई राजनीतिक दल और कोई राजनेता उस जो उसके लूज टॉक कहते हैं उस हद तक कभी नहीं पहुंचे। ये मैं अपने 39 ईयर ओल्ड एज का व्यक्ति और 20 साल राजनीति देखते समझते हुए मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करता हूं। जिसको मुझे जो कोट करना होगा वो कर लेगा, मुझे डर भी नहीं लगता इस बात को लेकर। महत्वपूर्ण क्या है, ये चुनाव किस बात के लिए लड़ा जा रहा है? ये चुनाव इसी बात के लिए लड़ा जा रहा है सुब्रा जी, समझिए कि जो इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, क्या बीजेपी के लोग ये नहीं समझते हैं कि कल को अगर हमारा संवैधानिक जो ताकत है ये खत्म हो गई तो हो सकता है कुछ सारी शक्तियां एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए, कल आपको भी बोलने के लिए बात ना मिले, आपको भी सुनने को कहने का अधिकार आपका खत्म हो जाए। क्या आप, मैं मीडिया को बीच में लेके आ रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को कि आप कम से कम इस टॉपिक पे बहस करा रहे हैं। आज तो सर्वे आ रहा होगा तमाम सारे चैनल्स पे, वो दिखा रहे होंगे कि मोदी साहब बढ़ते जा रहे हैं और अभी थोड़ा सा बस 20 सीट और बची हैं, अगर उत्तर प्रदेश में ये आ जाएगा तो उनको बहुमत मिल जाएगा। कुछ चैनल ये दिखा रहा है। और बड़ा गजब का बात ये देखिए सुब्रा जी कि चुनाव आयोग ने उस पर बैन लगा रखा है और सर्वे दिखाए जा रहे हैं, बढ़त बनाई जा रही है। क्या चुनाव आयोग गूंगा हो गया, बहरा हो गया या अंधा हो गया? उसको इस तरह कहा जाए कि गांधी जी के वो 3 बंदर का एग्जाम्पल सेट होता है आज के चुनाव आयोग पे। हम राजनीतिक दल है, फिर भी इस तरह की बात कहना एक आम जनता की नागरिक से हैसियत से कहना पड़ेगा। चुनाव आयोग क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है? अगर मायावती जी का कोई बयान आता है तो स्वतः संज्ञान चुनाव आयोग कि आखिर मायावती जी ने ये बात क्यों कही। लेकिन मोदी जी अगर कुछ कह रहे हैं, अब्बास नकवी अगर कुछ कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के लीडरान कुछ कह रहे हैं, तो विपक्ष को जाना पड़ा है, लाइन लगाना पड़ा है। और फिर भी संज्ञान लेने में चुनाव आयोग के हाथ पांव फूल चुके हैं। तो क्या चुनाव आयोग, मैं आप लोगों की बात से सहमत हूं सुब्रा जी कि वही कानून वही अधिकार के तहत टीएन शेषन चुनाव आयोग चला सकते हैं और उसकी ताकत को दिखा सकते हैं। लेकिन आज के चुनाव आयुक्त क्या कर रहे हैं?
क्या उनको ये नहीं पता है कि अगर सरकार बदल गई तो आपके ऊपर कितने सवाल उठेंगे और आपका इतिहास कितना गंदा लिखा जाएगा? बताइए सर। सुधाकर जी जवाब दीजिए। देखिए, ये अगर चुनाव में जो है ईवीएम से अगर इनका जीत जाते हैं चुनाव में तो ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं, और वहीं अगर हार जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं। तो कहीं न कहीं कि आप जो आपके जनरल कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मोदी की सेना है तो वो व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है, इनको पूरा क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? मैंने इनको पूरा एक सेकंड, ठीक है सुधाकर जी, लेकिन मुद्दे पर बात करना होगा आपको। सुधाकर जी सुनिए, सुधाकर जी, लेकिन मुद्दे पर बात करना होगा आपको। वो आपको नहीं टोकेंगे, लेकिन आपको मुद्दे पर बात करना होगा। आप ये बताइए, अभी वरिष्ठ पत्रकार ने भी सवाल खड़ा किया है कि पहले ये कह दिया गया कि सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। आज मोदी जी फर्स्ट टाइम वोटर से अपील कर रहे हैं कि पहला वोट जो है वो एयर स्ट्राइक के सैनिकों के नाम कीजिए, यानी कि मुझे वोट दीजिए। क्या ये ठीक है सर? देखिए शुभ्रा जी, अगर सेना ने जो है अच्छा काम करके देश को जो है कहीं न कहीं विश्व में सम्मान दिलाने का काम किया है और वो चीज हम जनता को बता रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? हमने जो है एयर स्ट्राइक की है, एंटी-सेट से किया है देश में, तीसरा देश बना है इस तरह की तकनीकी में, और इस बात को जो है प्रधानमंत्री जनता को बता रहे हैं। नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी है तो एयर स्ट्राइक मुमकिन है। अब आप कह दीजिए कि ये भी सही है। इस तरह की कोई चीज प्रधानमंत्री जो आपने वीडियो जारी किया, जो आपने प्रमोशनल वीडियो जारी किया सर, जो आपने प्रमोशनल वीडियो जारी किया, उसको लेकर के आपको नोटिस मिल चुका है, उसमें सैनिकों को दिखाया गया था। अब आप ये भी कह दीजिए कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने फिर बात घूम फिर कानून के हिसाब से चिट्ठी में कहा जा रहा है, डिसीजन लेगी कि क्या करना है। लेकिन कहीं न कहीं अगर हमारी कोई उपलब्धि है तो हम जनता को बताएंगे कि हमने क्या किया है और उसके आधार पे हम वोट मांगेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। और एसपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। आप आज के अधिकारों में रहते हुए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, क्या इस तरह की चीजों पर, क्या इस तरह के प्रकरण पर लगाम नहीं लगा सकता है चुनाव आयोग? देखिए, ऑपरेशन शक्ति की जानकारी दी राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने, फिर उसके बाद ये कह दिया गया कि नहीं, दूरदर्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, एएनआई के जरिए दिया गया था, और बहुत सारी बातें की गई और क्लीन चिट फिर मिल गई। हालांकि उसके अलावा बायोपिक जो रिलीज हो रही है उसको लेकर प्रश्न चिन्ह है कि उसके जरिए किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश जा रही है। सिर्फ बायोपिक ही नहीं, वेब सीरीज पूरी 10 एपिसोड्स की तैयार कर दी गई है, वो जो रिलीज होने वाली है इसी महीने, और टाइमिंग देखिए कितनी बेहतर है। नमो टीवी का जिक्र बार बार हो रहा है सर, क्या इस तरह के मामलों में भी चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले सकता है? एक और उदाहरण मैं आपको छोटा सा दे देती हूं, जो अभी मैं देख रही थी और इसकी भी खूब चर्चा है और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। एक कलर्स टीवी पर एक शो आता है, भाभी जी घर पर हैं। उसमें सरकार के कामों का उज्ज्वला योजना से लेकर के शौचालय योजना, सफाई अभियान, सबका जिक्र हुआ है। और देखिए क्या कहा गया है उसमें, हमारी सरकार जोशो खरोश से लगी हुई है कि देश की अखंडता और एकता को खतरा ना पहुंचे, ये उसका एक किरदार बोल रहा है, उसके मुंह से बुलवाया जा रहा है। इसके साथ ही एक कर्मठ, सुशील, ज्ञानी, अतुलनीय पुरुष की वजह से हम स्वच्छता के वातावरण में सांस ले रहे हैं, ये भाभी जी घर पर है सीरियल के एक किरदार से बुलवाया जा रहा है। क्या इस तरह के कामों में भी, इस तरह की घटनाओं में भी एक्शन नहीं ले सकता है चुनाव आयोग सर? देखिए, चुनाव आयोग कमजोर है ये तो साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम हुई है ये भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई राफेल पे किताब आई, आप वहां जाके पुलिस के साथ में उसको जब्त कर लेते हो, रोक देते हो, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। लेकिन अगर आप सत्ताधारी दल कोई आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो आप उसको खाली नोटिस देते हो, नोटिस देके फिर कोई कार्रवाई नहीं करते हो, या परामर्श दे देते हो कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे लगता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो पार्टीजन है। आपका एटीट्यूड वो है जिसमें आप या तो सत्ताधारी दल से कुछ भय है, डर है, या उसका फेवर कर रहे हैं आप। मुझे कहने का मतलब यह है कि संवैधानिक संस्थाओं को अपने आचरण की तरफ देखना पड़ेगा। संवैधानिक संस्था, ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये बहुत बड़ी संस्था है, इसका बहुत बड़ा दायित्व है, और चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम होता है, हल्का काम नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स काम है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं।
लेकिन साथ में इलेक्शन कमीशन को यह देखना पड़ेगा कि वर्तमान में माहौल क्या बन रहा है। माहौल यह बन रहा है कि सारे टीवी चैनल्स क्या वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। आप देखो कि आरोप प्रत्यारोप इस सीमा तक लग रहे हैं। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है अप्रमाणित आरोप प्रत्यारोप या बढ़ा चढ़ा के अपनी उपलब्धियां दर्शाना भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। यह लिखा हुआ है उसके अंदर, और 79 में लागू हुआ था। आज कोई भी नहीं देख रहा है, कोई व्यक्तिगत आरोप लगा रहा है, कोई अन्यथा पार्टी पर आरोप लगा रहा है, कोई प्रमाणित साक्ष्य है नहीं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। चुनाव आयोग सोया हुआ है। अब आज देखिए जो वाकई आज का हुआ है, जो हमारे पत्रकार महोदय ने बात कही कि आप आज का माहौल यह खराब है, सेना का उपयोग करेंगे, धर्म का उपयोग करेंगे। अब मायावती जी ने जो कहा सहारनपुर में बहुत गलत कहा। आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई आप सारे मिलकर एक धर्म के लोग वोट करो। लेकिन उसके बाद जो कहा गया, जो योगी जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि ठीक है वो सब लोग, उस वर्ग के लोग मायावती को वोट दें, बाकी लोग हमको वोट दें। तो ये भी उल्लंघन हो गया। हो क्या रहा है कि इस वक्त कोई भी नेतागण, और मुख्य रूप से सत्ताधारी दल के नेतागण जिनका दायित्व ज्यादा बनता है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम वास्तव में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा दायित्व अपोजिशन से ज्यादा है। संवैधानिक संस्था की गरिमा बचाने के लिए सत्ताधारी दल का दायित्व ज्यादा है। कभी ऐसा इतिहास में नहीं होता था। अब क्या करे ये लोक सेवा आयोग, व्यवस्था दिखाई दे रहा है। अब कभी ऐसा नहीं होता था, हाईएस्ट पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े लोग, ऐसी चीजें। हाँ, यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आपने एक लंबा वक्त देखा है और खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और आज भी बहुत नजदीक से वॉच कर रहे हैं। ये बात कतई अगर मान लीजिए जो ऊपर उच्च पदों में बैठे हुए लोग ही उल्लंघन करें तो क्या करा जाए? कि पहले सवाल खड़े नहीं हुए हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं और ये भी कहा गया है कि सरकार के नियंत्रण में ये संस्थाएं काम करती हैं। उस वक्त में और आज जो हो रहा है, आज जितनी गंभीरता से ये सवाल खड़े हो रहे हैं और गहरा गए हैं, आप क्या फर्क देखते हैं उस वक्त में और आज के वक्त में? देखिए पहले मुझे लगता है, पहले जो होता था आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगते थे, संवैधानिक संस्थाओं पर भी उंगलियां उठती थी, ऐसा नहीं उठता था। ये वर्तमान उसमें होता क्या था, दायित्व किसके ऊपर आता है? अगर उंगली उठती है मेरे ऊपर या आपके ऊपर, दायित्व किसका आता है? एक्सप्लेन करने का या अपने आप को प्रूव करने का दायित्व किस पे पड़ता है? हम पे, आप पे। अगर संवैधानिक संस्था पर उंगली उठ रही है तो उसका दायित्व बनता है कि वो बाहर निकल के अपना पक्ष प्रस्तुत करे और ऐसा आचरण दिखाए कि नहीं भाई मैं निष्पक्ष हूं, मैं तटस्थ हूं। वो नहीं कर रहा है आयोग आज। अगर वो नहीं कर रहा है तो उंगलियां उठेंगी, बार बार उठेंगी। तो ये अब क्या कारण है कि कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा कि 5% पर्चियां या 5 बूथों का सत्यापन, जो पर्चियों का, वीवीपैट का, कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा। आयोग क्यों नहीं ले सकता था इस निर्णय को? आयोग ने अपने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्यों कोर्ट को ये उनके अधिकार में आना पड़ा? ये सोचना पड़ेगा आयोग को। एक्चुअली आयोग ये अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहा है। आयोग पिक एंड चूज कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है ये जानबूझ के कर रहा है या अनायास हो रहा है, हुआ था लगे। लेकिन अब लग ये रहा है आचरण से कि वो कहीं ना कहीं से सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रहा है। अगर उच्च पदों पे लोग, देखिए पहले ऐसा कभी होता नहीं था कि बहुत उच्च पदों पे लोग, प्रधानमंत्री के स्तर के, मुख्यमंत्री के स्तर के लोग ऐसी बातें करें जिससे संवैधानिक संस्था को विवश हो जाना पड़े कि इनको भी नोटिस जारी किया जाए, इन सभी कार्रवाई की जाए। ऐसा कभी होता नहीं था एक्चुअली, लेकिन अब होने लगा है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को आगे निकल के अब इन उच्च लोगों को भी नोटिस भेजना पड़ेगा कि अपने आचरण में सुधार लाएं, परामर्श देना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ठीक है, सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास जा रही हूं, फिर ब्रजेंद्र जी आपके पास आऊंगी। शुक्ला जी, जो ये कहा जा रहा है कि पिक एंड चूज का रवैया चुनाव आयोग अपना रहा है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सुब्रा जी, जब हम लोग एक एकेडमिक डिस्कशन में बैठते हैं तो हमको पूरी निष्पक्षता से चीजों को तौल कर अपना मत व्यक्त करना चाहिए। एक बारीक रेखा है, बहुत बारीक रेखा है प्रचार कार्य करने में और थोड़ा बड़बोलापन हो जाने में। बहुत एक बारीक रेखा है क्या कि जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है वो उसका कार्य है अपने 5 साल के कार्यों को जनता के सामने प्रस्तुत करे और उसके आधार पर जनता का मत मांगे। इसी तरह विरोधी पार्टी का काम होता है कि वो जो जो कमियां रह गई हैं उनको इंगित करे और इंगित करके जनता को बताए और बता करके उसके आधार पर अपने लिए मत मांगे। अब ये बड़ी एक नेचुरल सी प्रक्रिया है कि उनको अपनी उपलब्धियां बतानी है और कोई भी उपलब्धि बताने में
अगर विरोधी पार्टी को लगता है कि अरे इस उपलब्धि से ज्यादा जनता में लोकप्रियता हो सकती है इनकी, तो वो तुरंत उसको उंगली दिखाने लगते हैं, गलत किया, गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, बढ़ा के बता रहे हैं। इसी तरह जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके लोगों को ये लगता है कि अरे ये फालतू झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा दोनों तरह की बातें हो रही हैं और बहुत ये बारीक रेखा है कि, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हूं, मैं तो बहुत आसान्वित हूं। याद करिए सुभ्रा जी, वो एक जमाना होता था कि जब हम लोग यंग थे तो उस जमाने में बूथ कैप्चरिंग का जमाना हुआ करता था। तब इसी चुनाव आयोग ने चुनाव की व्यवस्था को बहुत आगे बढ़ाया। माफिया बदमाश हावी हो जाते थे चुनाव में, कितने ही कत्ल हो जाते थे चुनाव के दिन भी और चुनाव के पहले भी। तो पहले से व्यवस्था बहुत सुधरी है और लगातार तमाम लोगों का योगदान रहा है। और ये अच्छी बात है कि चुनाव आयोग रोक टोक करता है। अब किस स्तर की रोक टोक करना है ये चुनाव आयोग को तय करना चाहिए। और मैं भी एसपी सिंह जी की बात से सहमत हूं कि चुनाव आयोग को भी और सक्रिय होना चाहिए, लगातार नजर रखें, लगातार उचित कार्रवाई करें, रोकथाम करते रहें, ताकि न सत्ता पक्ष की न विपक्ष की कोई तरफदारी नहीं, निष्पक्षता और पारदर्शिता से चुनाव संपन्न हो। ठीक, ये बात आपने ठीक कही। और आपने एक और चीज कही कि कई बार क्या होता है कि विपक्ष को ये लगता है कि लोकप्रिय हो रही है सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवा करके, इसलिए वो सवाल खड़े करने लगती है। ब्रजेंद्र जी, इस पर क्या करेंगे? मैं आऊंगी आपके पास। मनोज जी, आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन पहले ब्रजेंद्र जी। देखिए सुभा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जितने एक्सपर्ट आपने बुलाए हैं, चाहे वो आदरणीय सिंह साहब हो या आदरणीय शुक्ला जी या आदरणीय दुबे जी, आप लोगों का पूरी जीवन का तजुर्बा है देश चलाने का, चाहे पत्रकारिता के रूप में और चाहे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। और मैं पार्टीगत उससे नहीं बोलना चाहता हूं। मुझे घटना याद है, मैं 88 से राजनीति देख रहा हूं। बिहार में सारे बूथ लूट लिए जाते थे और मैं एक बहुत बड़े राजनेता से जुड़ा था और वो चाणक्य होटल में 35 दिन कैंप किए थे। 3 बार चुनाव रद्द किया टी एन शेषन साहब ने। तो हमने एक दिन कहा कि साहब इससे तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, सब नहीं खत्म हो जाएगा, इससे बिहार सही हो जाएगा। जबकि वो जो रद्द हो रहे थे वो जिस पार्टी का मैं था उसी पार्टी के चुनाव रद्द हो रहे थे। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसके बाद भी बहुमत मिला और जो कुछ बचा कुचा था वो केजी राव साहब जब हेलीकॉप्टर लेके उड़े, शुक्ला जी आपको याद होगा, पूरा देखिए बिहार में सबसे अच्छा चुनाव होने लगा। तो और उसी ताकत से ये देखिए बहुत मुश्किल से किसी को इतने बड़े पद पर, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका मिले या चुनाव आयुक्त बनने का मौका मिले। आज हम शेषन साहब का नाम इतने सम्मान से क्यों लेते हैं? गाड़ी से आ जाएंगे। ये इतिहास बनाने का अवसर होता है इतने बड़े पद पर। चुनाव होगा और चुनाव, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मोदी जी कह रहे हैं कि आप साथ पुलवामा में हमने 26 जवानों को शहीद करवा दिया और मैं पिक्चर बना रहा था 4.5 घंटा, शोक भी नहीं व्यक्त कर पाए इसलिए वोट दे दीजिए। या मैं कहूं कि आदरणीय राजीव गांधी ने पहली बार 18 वर्ष का मताधिकार था, हमें वोट दीजिए। यूथ हमारा वैसे ही वोट करेगा और आम जनता जो उसकी बौद्धिक बल है और जो उसकी समझ है, ये केवल मेरा ओछापन हो जाएगा जो इतिहास में लिखा जाएगा कि साहब फला प्रधानमंत्री ने ये कहा और फला मुख्यमंत्री ने ये कहा। मैं हिंदुस्तान की जनता से और मैं जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जी, जो बहुत बड़ा पद होता है संवैधानिक संस्थाओं में, बहुत बड़ा पद है जिसके ऊपर दायित्व है कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ का दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, कि जब वो चुनाव परिणाम आए तो उसको पूरी दुनिया गौर कर रही है, देश विदेश के पत्रकार आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि आप राफेल पर कार्रवाई करिए, उस पर कार्रवाई करिए। निष्पक्षता होनी चाहिए, चाहे वो तथागत राय हो, चाहे वो कल्याण सिंह हो और चाहे हमारे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो। और बस कांग्रेस पार्टी का केवल इतना रुख है कि अच्छा हो कि वो अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा वोट और बढ़ता जा रहा है, इससे जनता बहुत अवेयर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के बीच में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं चुनाव आयोग की, कि लोग देख नहीं रहे हैं कि साहब हिमाचल का चुनाव 1 महीना पहले, गुजरात का चुनाव 2 महीना पहले, और सूचना एक साथ, काउंटिंग एक साथ, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी को प्रचार का मौका मिल जाए। ठीक है, तो इस बार ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सब चीजें समझती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 बूथों पर मिलान किया जाएगा, भले ही उससे 3 घंटे देर से आए चुनाव परिणाम, लेकिन ऐसा होना चाहिए क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है ईवीएम्स पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे काम भी हो रहे हैं जिससे जो सिस्टम है उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर लगाम लग रहे हैं। एक सेकंड का, जी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी पर जो पिक्चर बनी है,
क्या क्या कितना गलत है कि आप जिस दिन वोटिंग पड़ने जा रही है, हिंदुस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन प्रचार करने नहीं जाता था कि उसका इन्फ्लुएंस बगल के। और देखिएगा प्रधानमंत्री वोटिंग की जो तारीख रखी गई है कि देवी पाटन मंडल की 3 सीटें 5वें चरण में चुनाव करेगी और प्रधानमंत्री जी श्रावस्ती में 6ठे चरण के लिए भाषण करेंगे। हाँ। ऐसे उन्नाव में एक जिला को इस प्रकार काटा गया है कि बगल के सीट पर हमारे प्रधानमंत्री जी भूपुक तरीके से बोले। ठीक है, सुनिएगा ये सब। सुधाकर जी मैं आपके पास आऊंगी। मनोज जी अपनी बात रखिए जल्दी से, सर वक्त मेरे पास कम है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में एक नारा आया है और वो आया है कि भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में पहली बार हो रहा है, उसी का असर चुनाव आयोग पे है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे जरूर टोकिएगा। भारत में पहली बार ये हो रहा है कि एक सरकार में 5 साल में 3 रक्षा मंत्री बदले जाते हैं। एक सरकार में 2 आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा देके भाग जाते हैं। ये वही पहली बार सरकार बनती है जिसमें सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष और उनके सचिव इस्तीफा देके भाग जाते हैं। ये पहली बार होता है इस भारत में कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार आके वापस विदेश चले जाते हैं। ये पहली बार होता है कि इस देश में कोई प्राइम मिनिस्टर की डिग्री पे सवाल उठता है। इस देश में पहली बार ऐसा होता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर 10 लाख रुपए का सूट पहनता है। और इस देश में पहली बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत के सैनिक ठिकानों पे जांच करने आती है। बहुत सारे बिंदु हैं, मैं अगर बोलूंगा तो आधे घंटे लगेंगे। सुप्रा जी, मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन मैं सबके सम्मान करूंगा। मैं ये कहूंगा, क्या बीजेपी के लोगों को ये नहीं पता है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है? 5 साल के बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बर्बाद हो जाएंगे। सुरेंद्र जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसका जिक्र अभी एसपी सिंह साहब ने भी किया कि पहले भी ऐसा होता था, पहले सवाल कम नहीं थे, लेकिन आज जो बड़े पदों पर बैठे हुए नेता हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर जो लोग हैं, अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर सवाल खड़े हों, जो सीधे सीधे आचार संहिता के उल्लंघन का मामला देखा जाए, तो फिर पहले से मामला अलग हो जाता है और सवाल ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। एक उदाहरण बस सर, उदाहरण ये प्रधानमंत्री ने वर्धा की रैली में कहा था, कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया, लोगों ने इन्हें चुनाव में सजा देने का फैसला किया है। उस पार्टी के नेता बहुसंख्यक आबादी के वर्चस्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से डरते हैं और इसका भी जिक्र इस चिट्ठी में है। क्या ये महत्वपूर्ण है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो हमारा तो संविधान ही ये कहता है कि हम जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, और वो चुनाव आयोग को पूरा उसका अधिकार है। और चुनाव आयोग आज तय कर ले तो 24 घंटे बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। मुझे याद है टीएन सेशन थे तो जिस राज्य में जाते थे चीफ सेक्रेटरी तक कांपता था कि पता नहीं क्या नया आदेश जारी कर देंगे। आज देखिए क्या है, हमारे लिए दुख की बात एक नागरिक के हैसियत से और एक पत्रकार के हैसियत से क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस चुनाव आयोग को इस रूप में याद करें आगे चल करके कि एक ऐसा चुनाव आयोग भी आया था जिसने युद्ध भूमि में अपने सारे हथियार स्वयं डाल दिए और कहा नाउ इट इज फ्री फॉर ऑल, जो जैसे खेल सकता है खेले, हम बाद में देखा जाएगा, हमारा काम वोटिंग करा देना है। ये जो गंभीर स्थिति है, इस पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम फिर बहस भी करने के लायक नहीं रह जाएंगे। आज देखे न कोई चैनल चुनाव आयोग का कोई सम्मान कर रहा है, न पॉलिटिकल पार्टी सम्मान कर रही, और जो काम आज से पहले छुट भैया नेता जो गड़बड़ी करते थे, बिल्कुल सही बात, वो टॉप पर बैठे लोग कर, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर पार्टी का छोटा कार्यकर्ता जिसको सहज नहीं है, अगर वो बात करे वो क्षम है, लेकिन अब नीति आयोग का उपाध्यक्ष करेगा, वो हमारे लिए नीति बनाएंगे। एक एक करके तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा हुआ, सीबीआई पर सवाल खड़ा हुआ, आरबीआई का भी जिक्र रहा इतने वक्त तक। इसके साथ ही अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, जो सेंसर बोर्ड है, उस पर भी सवाल तमाम खड़े हुए। लेकिन एसपी सिंह साहब, ये एक बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि देखिए, मोदी जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन जो वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है, उसको लिखा है किन्होंने? मैं रिसर्च कर रही थी, मुझे पता चला उसको लिखा है राइटर हैं गुजराती मिहिर भूटा साहब, उन्होंने लिखा है, यंग राइटर हैं, और वो सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं 2015 से। तो क्या इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं और इस तरह की चीजें हम जब देखते हैं तो ये सवाल और गहरा जाते हैं क्या?
देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई कि वही व्यक्ति खुद अप्रूव कर रहा है जो व्यक्ति खुद फिल्म बना रहा है, ही शुड बी डिसमिस्ड फोर्थविद। दिक्कत क्या हो गई है कि आज किसकी तरफ उंगली उठाएं? सच्ची बात है। अगर ऊपर देखिए, पहले ये होता था कि जो छुटपैया छोटे नेता होते थे या प्रत्याशी लेवल के नेता होते थे वो आचार संहिता का उल्लंघन करते थे, नोटिस चला जाता था, जिलाधिकारी उसमें एफआईआर दर्ज करा देता था, वो कार्रवाई हो जाती थी। आज आज हमारा चुनाव आयोग वैसे ही कमजोर दिखाई दे रहा है और विवश दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसके सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें लग रहा है कि जो टॉप लेवल के सत्ताधारी लोग हैं वो स्वेच्छाचारिता से उल्लंघन कर रहे हैं आचार संहिता का। वो करे क्या? अभी तो वो एक शौक में है, ये चुनाव आयोग शौक में है कि क्या करूं। अगर मैं गवर्नर उल्लंघन करता है तो उसका नोटिस जारी करता हूं, उसमें गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज देता हूं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं यहां पे निवेदन करता हूं कि अगर सरकार वास्तव में चुनाव आयोग की का सम्मान करना चाहती है, गरिमा को छोटा मोटा बचा के रखना चाहती है, तो राज्यपाल महोदय को अगर नहीं डिसमिस कर सकते हैं तो ट्रांसफर ही कर दो उनको, सिक्किम वगैरह। मैसेज तो कुछ चला जाएगा। सरकार भी मैसेज नहीं देना चाहती है, चुनाव आयोग विवश है, वो जानता है कि भाई मैंने 2 रिकमेंडेशन की थी, राजीव कुमार के अगेंस्ट की थी, सवाल आपने बहुत चलिए मनोज जी, सुधाकर जी को बोलने का मौका दीजिए। गुजराती जंग लग गया, गुजराती जंग बर्बाद हो गए और ये गुजराती जंग जितना बढ़ेगा बर्बाद हो जा रहा है। गुजरात देश में 2014 से पहले केवल 70% विद्युतीकरण हुआ था। अरे भैया बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन बहुत गंभीर सवाल है चुनाव आयोग को लेकर के और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के। देखना होगा कि क्या हल इसका निकलता है। आप देखते रहिए नाश्ता।